everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 31 मई और 1 जून के करंट अफेयर्स क्या है। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी करंट अफेयर्स का टाइमिंग चेंज हो गया है। अब हमारी करंट अफेयर्स आएगी सुबह 9 बजे इंस्टेड ऑफ 11 o'clock। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लॉन्च की है प्रवासी मजदूरों के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए तेलंगाना, बी उत्तराखंड, सी कर्नाटका, डी असम या फिर ई ओडिशा। ओके, सो द आंसर इज बी उत्तराखंड। उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर त्रिवेंद्र सिंह यादव ने 28 मई को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लॉन्च की है। इसके तहत जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं जो लौट कर आए हैं उत्तराखंड में, भले ही वो स्किल्ड हो अनस्किल्ड हो, चाहे वो हाथ के काम में बहुत ज़्यादा निपुण हो या हैंडीक्राफ्ट्स में हो या फिर बेरोजगार भी हो, उन्हें खुद के बिजनेस को स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी बाय द गवर्नमेंट। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स रहेंगे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के, वो बैंकों से बात करेंगे ताकि जो हमारे मजदूर हैं उन्हें तकलीफ नहीं हो और वो अपना कुछ काम स्टार्ट कर सके, आत्मनिर्भर हो सके। आपने प्रधानमंत्री जी की स्पीच देखी होगी और इस बार उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है आत्मनिर्भरता के ऊपर, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बेसिकली सेल्फ डिपेंडेंस। तो सेल्फ डिपेंडेंस आएगा फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ओके, सो ऐसी अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने के लिए जो चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के, उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की है। ओके, तो चलिए जानेंगे कुछ उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड के 2 कैपिटल है, एक है देहरादून और एक है गढ़सैन। गढ़सैन उनका समर कैपिटल है और देहरादून उनका विंटर कैपिटल है। और उनके जो गवर्नर है उनका नाम है बेबी रानी मौर्य। मैं आपको बता दूं उत्तराखंड के जैसे हिमाचल के भी 2 कैपिटल है, वन इज धर्मशाला एंड वन इज शिमला। ऑल्सो आपको बता दूं ब्रिटिशर्स जब भारत में थे तब शिमला उनका कैपिटल भी हुआ करता था। उनका समर कैपिटल शिमला हुआ करता था बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्म पड़ता था, तो वो इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो समर्स में शिमला की ओर चले जाते थे। मूविंग ऑन दूसरे क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने रोजगार सेतु नाम की स्कीम लॉन्च की है कुशल प्रवासी श्रमिकों के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए महाराष्ट्र, बी वेस्ट बंगाल, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात या फिर ई हरियाणा। सो द आंसर इज सी, मध्य प्रदेश ने रोजगार सेतु नाम की एक स्कीम लॉन्च की है कुशल प्रवासी श्रमिकों के लिए। मैं आपको बता दूं हाल ही में मध्य प्रदेश ने 2 और स्कीम लॉन्च की थी। एक का नाम है FIR आपके द्वार और चरण पादुका। तो चलिए एक बार रिवाइज करते हैं 2 स्कीम्स क्या थी। FIR आपके द्वार में जो पुलिस है वो आपके घर आके आपकी FIR नोट करेगी। लॉकडाउन के समय में आपको घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कॉल कर देंगे तो वो लोग आपकी FIR आपके घर पर आकर रजिस्टर कर देंगे। और चरण पादुका भी उन्होंने श्रमिकों के लिए किया था कि जो नंगे पैर या इस लॉकडाउन के दौरान अपने अपने घर चल चल कर जा रहे थे तो उन्हें ज़्यादा तकलीफ नहीं हो, तो उन्हें जूते और चप्पल मध्य प्रदेश की सरकार ने बांटे थे। ओके, मूविंग ऑन। तो चलिए रोजगार सेतु स्कीम के बारे में जाना जाए। जो ये रोजगार सेतु स्कीम है, ये जो हमारे कुशल श्रमिक मजदूर हैं उनके लिए वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस की है ये स्कीम। इसके तहत जो श्रमिक है उन्हें जॉब मिलने में आसानी रहेगी। शुरुआत के लिए उन्होंने पंचायत वगैरह से डेटा कलेक्ट कर लिया है और ये डेटा स्टोर होगा इस ऐप में। मतलब ये एज अ मीडियम, ये जो ऐप है रोजगार सेतु, ये एज अ मीडियम काम करेगा, क्योंकि ये जो सारे डेटा बेसिस रहेंगे उन्हें पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ काम हो रहा है और किस टाइप के स्किल्ड लेबर्स अवेलेबल हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के पास, और उसके तहत उन्हें काम मिलने में आसानी होगी। ओके, तो चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में कुछ जाना जाता है। मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम है शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गवर्नर का नाम है लालजी टंडन। ऑल्सो मैं आपको बता दूं MP की GK स्टैटिक की क्लास हमने संडे को ही की है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। उसमें MP के बारे में लगभग सब कुछ हमने कवर किया है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ।
ओके, तीसरा क्वेश्चन, उस पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर का नाम बताइए जिसने हाल ही में 56 सीएनजी स्टेशन सरकार को समर्पित किए हैं। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए राव इंद्रजीत सिंह, बी रविशंकर प्रसाद, सी धर्मेंद्र प्रधान, डी जितेंद्र सिंह या फिर ई प्रहलाद सिंह पटेल। तो चलिए, इसका आंसर है सी, धर्मेंद्र प्रधान इज द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उन्होंने 56 सीएनजी स्टेशन समर्पित किए हैं सरकार को, जो 11 स्टेट्स में रहेंगे, 11 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में रहेंगे। तो एक बार चलिए इन स्टेट्स कौन कौन से स्टेट्स में हैं डिस्कस कर लेते हैं। ये सब जो स्टेशंस है वो रहेंगे गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और यूपी में। ये जो स्टेट्स है ये टोटल में मिलाकर कवर करते हैं 53% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, जो लगभग 72% ऑफ द पॉपुलेशन को बेनिफिट करेगी। मैं आपको बताती हूँ, उनका मतलब यही था कि सीएनजी स्टेशन जगह जगह अवेलेबल हो, इसीलिए उन्होंने 56 नए सीएनजी स्टेशन समर्पित किए हैं सरकार को। मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, किस कंट्री which country has come up with one sun, one world, one grid initiative to build global census about sharing solar resources among 140 countries of West to East Southeast Asia? पश्चिम से दक्षिण पूर्व एशिया के 140 से अधिक देशों के बीच सौर संसाधनों का साझा करने के बारे में वैश्विक सहमति बनाने के लिए किस देश ने वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की पहल की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए इंडिया, बी चाइना, सी सिंगापुर, डी म्यांमार या फिर ई साउथ कोरिया। ओके, सो द आंसर इज ए भारत, यानी कि इंडिया। ओके, तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन करते हैं। इंडिया हैज कम अप विथ वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड इनिशिएटिव, जिसमें वो लोग एक ग्रुप बनाएंगे ऑफ 140 एंड अबव नेशंस, जो फैसिलिटेट करेगा ग्लोबल कोऑपरेशन, ताकि जो हम सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सके अबाउट द सोलर एनर्जी। ये एक सिस्टम होगा जिसमें इंटरकनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज सीमलेसली शेयर होगी आपस में बिटवीन द 140 नेशंस। उनका विजन यही था, बिकॉज द सन नेवर सेट्स। ओके, तो चलिए मैं लिख देती हूँ आपके लिए। उनका विजन यही है, सन नेवर सेट्स। बेसिकली हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन यही है। भले ही वो भारत में अस्त हो जाए, लेकिन कोई ना कोई शहर में, कोई ना कोई देश में वो अभी भी चमक रहा है। सूरज कभी नहीं सोता, कभी अस्त नहीं होता। उनका बोलने का मतलब है कोई ना कोई पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में वो अपनी रोशनी बिखेर रहा होता है। और सोलर एनर्जी से हमें फ़ायदा हो, ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, हमें इससे फ़ायदा हो, इसीलिए इंडिया हैज़ कम अप विद दिस वन सन, वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड इनिशिएटिव। ओके, मूविंग ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन, किस राज्य को नाबार्ड ने हाल ही में 1050 करोड़ का सैंक्शन किया है ताकि वहां के किसान और गरीबों को फायदा दिया जा सके? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी महाराष्ट्र, डी वेस्ट बंगाल या फिर ई कर्नाटका। ओके, सो द आंसर इज डी वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल को हाल ही में नाबार्ड ने सैंक्शन किया 1050 करोड़ इन डिफरेंट स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। ये एक स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी के तहत आएगा ताकि इमीडिएट रिलीफ दी जा सके हमारे किसानों को और यहाँ के गरीब जो अलग अलग गांव में बसते हैं। ऑलरेडी 720 करोड़ नाबार्ड ने सैंक्शन कर दिया है टू द स्टेट कोऑपरेटिव एंड रीजनल रूरल बैंक्स। मैं आपको बता दूं, हाल ही में वेस्ट बंगाल बहुत ज़्यादा तबाही मची थी वेस्ट बंगाल में ड्यू टू अ सुपर साइक्लोन जिसका नाम था अम्फान, जिसने वेस्ट बंगाल और उड़ीसा दोनों को हिट किया है। 20 मई को ये साइक्लोन आया था। इट वाज अ कैटेगरी 5 सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, जिसने बहुत जो
वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सुंदरबंस मेनली, उसको बहुत ज़्यादा डैमेज किया था और जिसके लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 1000 करोड़ का इमीडिएट रिलीफ अनाउंस किया है फॉर द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एंड 500 फॉर द उड़ीसा गवर्नमेंट। तो चलिए बात करेंगे कुछ नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड वाज फाउंडेड, ओके तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपके लिए। नाबार्ड वाज फाउंडेड ऑन 12 जुलाई 1982। इसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई में और नाबार्ड के चेयरमैन का नाम है GR चिंतला। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे छठे क्वेश्चन की तरफ। किस कंट्री ने हाल ही में G7 आर्टिफिशियल ग्रुप को ज्वाइन किया है चाइना से खिलाफ मुकाबला करने के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास। A रशिया, B जापान, C इंडिया, D USA या फिर E जर्मनी। सो द आंसर इज D USA। यूएसए ने 2 साल पहले जब कनाडा और फ्रांस के टेक्नोलॉजी लीडर्स थे, जब उन्होंने इस ग्रुप की स्थापना करने को कहा था, इसमें यूएसए को पार्ट लेने के लिए कहा था, तब यूएसए यानी कि ट्रम्प गवर्नमेंट ने मना कर दिया था। बट हाल ही में अब ट्रम्प गवर्नमेंट ने वापस अपने आप को इंक्लूड करने के लिए इस ग्रुप में ज्वाइन किया है फॉर एन इंटरनेशनल पैनल फॉर सेटिंग एथिकल गाइडलाइंस फॉर द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उनका मानना है कि जो चाइनीज टेक्नोलॉजिकल कंपनीज है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गलत फायदा नहीं उठाए, इसीलिए ये जो 7 कंट्रीज है ये आपस में मिलके कुछ गाइडलाइंस सेटअप करेंगी ताकि कोई भी कंट्रीज इन गाइडलाइंस को का मिसयूज नहीं कर सके। ओके तो 2 साल मना करने के बाद अब फाइनली यूएस गवर्नमेंट ने मंजूरी दी है कि वो ज्वाइन करेंगी द G7 Artificial Intelligence Group. Okay, moving on to the 7th question. According to the National Statistical Office, भारत की जो GDP है वो स्लो हो गई है to a 11-year low to how much % in the financial year 2019 and 20? 5 ऑप्शन है हमारे पास। A 1.3, B 2.5, C 2.9, D 3.6 या फिर E 4.2। ओके सो द आंसर इज E 4.2 तक घट गई है। इट इज एन 11-year लो। पहले ये जो एंटिसिपेट की गई थी। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में डिटेल्स में। इंडिया की जो जीडीपी है फॉर द 4th क्वार्टर इन द ईयर 2019-20 यानी कि जनवरी से मार्च तक का जो क्वार्टर है इन द ईयर 2020, इसमें जो 3.1% तक एंटिसिपेट की गई थी भारत की जीडीपी, पहले 5.7% थी लास्ट ईयर यानी कि 2018-19 में। इसी पीरियड के दौरान भारत की जो जीडीपी थी वो 5.7% थी, बट इस साल घट करके वो 3.1% हो गई है। ऑल्सो मैं आपको बता दूं कि 8 करोड़ सेक्टर्स में 38.1% तक कम हो गया, हैज बीन कॉन्ट्रैक्टेड टू अप टू 38.1% इन अप्रैल ड्यू टू द लॉकडाउन। आप जानते ही हैं 24 मार्च को अनाउंस हो गया था लॉकडाउन हमारी कंट्री में, और अगर उसकी डेटा लास्ट ईयर से आप कंपेयर करके देखें तो देखेंगे 8 करोड़ सेक्टर्स 38.1% तक कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं। 2018 और 19 में हमारी जो जीडीपी थी वो थी 6.1% और 2019-20 में हो गई थी 4.2%, विच वॉज द लोएस्ट इन द 11 years. Okay, moving on to the 8th question. 8वां question. Along with Karnataka Bank and Saraswat Cooperative Bank, किस और कौन सी बैंक है जिसमें आरबीआई ने पेनल्टीज की है फॉर नॉन कंप्लायंस? 5 ऑप्शन है हमारे पास। A बैंक ऑफ इंडिया, B पंजाब नेशनल बैंक, C कैनरा बैंक, D सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर E इलाहाबाद बैंक। ओके सो द आंसर इज A बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई ने 3 बैंक्स पर नॉन कंप्लायंस के लिए पेनल्टीज थोपी है ऑफ 6.5 करोड़ टोटल इसका जो अमाउंट है। इसका ब्रेकअप हम
चलिए एक्सप्लेनेशंस में देते हैं। फॉर नॉन कंप्लायंस ऑन वेरियस इश्यूज, तो चलिए क्या कौन कौन सी बैंक्स की पेनल्टी थोपी गई है, ऑफ व्हाट अमाउंट, चलिए बात करते हैं। बैंक ऑफ इंडिया पर पेनल्टी, जो मॉनेटरी पेनल्टी इम्पोज की गई है वो है 5 करोड़ रुपीस की। कर्नाटका बैंक पे 1.2 करोड़ की, और सरस्वत कोऑपरेटिव बैंक पे 30 लाख की पेनल्टी इम्पोज की गई है बाय द आरबीआई। ओके, इनका टोटल सम आप करें तो होगा 6.5 करोड़ इन टोटल आरबीआई हैज इम्पोज पेनल्टीज। अलग अलग सेगमेंट्स में इन्होंने नॉन कंप्लायंस किया है इसी वजह से, बट इनका जो कॉमन है वो है इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन, जो आरबीआई के नॉर्म्स हैं। ओके, मूविंग ऑन। नौवा क्वेश्चन, इंडिया की जो फिस्कल डेफिसिट है वो कितने प्रतिशत तक बढ़ गई है और इन द ईयर 2019-20? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए 2.3%, बी 5.7%, सी 4.6%, डी 3.5% या फिर ई 1.9%। ओके, सो द आंसर इज सी 4.6% तक बढ़ गई है। मैं आपको बताती हूँ फिस्कल डेफिसिट का मतलब है जो सरकार की इनकम है और जो एक्सपेंडिचर है, इसके जो बीच का फासला है उसे फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। नॉर्मली ये कभी भी पॉजिटिव में आता नहीं है, डेफिसिट ही आता है, लेकिन इस साल यानी कि 2019-20 में वो बढ़ करके 4.6% हो गया है। इसकी वन ऑफ द मेन रीजंस है कि जो रेवेन्यू है वो हम रियलाइज नहीं करा पा रहे हैं। आप कह सकते हैं वन ऑफ द रीजंस ये भी है कि काफ़ी सारे एनपीएस हो जाते हैं बैंक्स में, जो लोन लेके भाग जाते हैं, लोन्स नहीं दे पा रिटर्न नहीं कर पाते, इसीलिए गवर्नमेंट अपनी जो रेवेन्यू है वो रियलाइज नहीं कर पाती अलग अलग सेगमेंट्स में, और इसी कारण जो इंडिया का फिस्कल डेफिसिट का गैप है वो बढ़ते जाता है। ओके, पहले जो प्रोविजनली एक्सपेक्ट किया गया था वो था, एस्टिमेट किया गया था 3.8%, लेकिन इस साल जो 2019-20 का उनका डेटा के हिसाब से देखें तो उनका जो फिस्कल डेफिसिट आया था वो था 4.6%। ओके, और इसमें भी ब्रेकअप दिया हुआ है। जो रेवेन्यू डेफिसिट था वो 3.27% था, और जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट था उनके हिसाब से वो था 2.36%। ओके, मूविंग ऑन टू द 10th क्वेश्चन। किस कंपनी ने हाल ही में एक नया ऐप लॉन्च किया है जो आपको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने में हेल्प करेगा? उस ऐप का नाम है सोदर। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए गूगल, बी फेसबुक, सी अमेजॉन, डी माइक्रोसॉफ्ट या फिर ई एप्पल। तो चलिए इसके आंसर के बारे में बात करते हैं। ए गूगल ने लॉन्च किया है सोदार नाम का एक ऐप जो आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में हेल्प करेगा। चलिए उससे पहले बात करेंगे फेसबुक के बारे में। फेसबुक ने हाल ही में 2 ऐप लॉन्च किया है। वन इज कोलैब, जो टिकटॉक की तरह एक वीडियो शेयरिंग ऐप है, और एक कैचअप है दैट इज एन ऑडियो शेयरिंग ऐप, एक ऑडियो कॉलिंग ऐप है जिसमें आप सामने वाले को कॉल कर सकते हैं थ्रू दिस ऐप। ओके, मूविंग ऑन। तो सोलर ऐप के बारे में बात की जाए, गूगल अपने हिसाब से एक हेल्प कर रहा है लोगों की कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने में कैसे सही तरीके से किया जा सके, इसीलिए उन्होंने एक ऐप सोदा नाम का लॉन्च किया है। इसमें जो यूज़र का जो स्मार्टफोन है उसमें कैमरा के थ्रू एक वर्चुअल बाउंड्री क्रिएट की जाएगी। आप एक पिक्चर में देख सकते हैं, पिक्चर आपके रेफरेंस के लिए ही हमने पुटअप की है ताकि आपको पता चल जाएगा कि इतने डिस्टेंस तक सामने वाले को सोशल डिस्टेंस आपसे मेंटेन करना है, और कोई भी आपके करीब आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो डिस्टेंस ब्रीच किया जा रहा है, यानी कि वो डिस्टेंस कम हो रहा है, लोग ऑप्टिमम सोशल डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर रहे हैं। कोरोना वायरस के कारण आप सब जगह सुन रहे होंगे कि मेंटेन सोशल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी के संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए ये एक तरीका उन्होंने निकाला है, एक नया ऐप निकाला है ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सोशल डिस्टेंसिंग ब्रीच कर रहा है। ओके, तो चलिए बात करेंगे कुछ गूगल के बारे में। गूगल के जो सीईओ है उनका नाम है सुंदर पिचई। गूगल वॉज फाउंडेड ऑन 4 सितंबर 1998। गूगल के हेडक्वार्टर्स इज इन कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स, और जो फाउंडर्स ऑफ गूगल है उनका नाम है लैरी पेज एंड सर्जे ब्रिन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 11वें क्वेश्चन की तरफ।
अग्निप्रस्थ नाम का जो मिसाइल पार्क है वो कौन से इंडियन नेवी के इस्टेब्लिशमेंट में सेटअप होगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए आईएनएस काकीनाडा, बी आईएनएस गरुड़ा, सी आईएनएस कर्णा, डी आईएनएस अभिमन्यु या फिर ई आईएनएस कलिंगा। सो द आंसर इज ई आईएनएस कलिंगा पर जो मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ है वो सेटअप होगा। इसका ऑलरेडी 28 मई को राजेश देवनाथ ने फाउंडेशन स्टोन ने कर दिया है। मूविंग ऑन, मैं आपको बताती हूँ ये जो मिसाइल पार्क रहेगा आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पर जो ऑब्सोलीट इन्वेंट्री है, ऑब्सोलीट मिसाइल्स है, उसकी हेल्प से मिसाइल पार्क बनेगा ताकि एज अ मेमोरी या फिर एज अ म्यूजियम ये काम आ सके। और ये जो डेवलपमेंट होगा ऑफ द ऑब्सोलीट इन्वेंट्री ये इन हाउस ही होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वहाँ पे जो हमारे सेलर्स है और जो टेक्नीशियंस है, डिफेंस एक्सपर्ट्स है, उन लोग मिलकर इनको ठीक ठाक करके मिसाइल पार्क बनाएंगे जो कि यादगार रहेगा। और बनने के बाद ये समर्पित किया जाएगा टू ऑल द इंडियन नेवी ऑफिसर्स, आवर सेलर्स एंड द सपोर्ट स्टाफ ऑफ आईएनएस कलिंगा जो 1981 से सर्व कर चुके हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन, किनका टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया है एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर 2 years? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए प्रफुल्ल पटेल, बी नवीन अग्रवाल, सी नरेंद्र बत्रा, डी संदीप प्रधान या फिर ई राजीव मेहता। सो द आंसर इज डी संदीप प्रधान का टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया है फॉर नेक्स्ट 2 years स्टार्टिंग फ्रॉम 6 जून 2020। जो हमारी अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट है जो विच इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी, उन्होंने ऑलरेडी इसको अप्रूव कर दिया है। ओके, मूविंग ऑन टू द 13th क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ इंडिगो? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए के सिकरी, बी वेंकट रमानी सुमंत्रन, सी सुमन गनवानी, डी अब्बास झा या फिर ई राजीव जोशी। सो द आंसर इज बी वेंकटरानी सुमंत्रन हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ इंडिगो। इससे पहले वो चेन्नई बेस्ड सेलरिस टेक्नोलॉजी में काम कर चुके हैं और ये अनाउंसमेंट आई है ऑन 29 मई बाय इंडिगो। तो चलिए, ऑल्सो मैं आपको बता दूं ये उनका जो टेन्योर है वो 5 साल के लिए रहेगा। मूविंग ऑन टू द 14th क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। अमिता पंडवोवे, सुनील मेहता, प्रशांत कुमार, देवाशीष पांडा या फिर रविंद्र सिंह ढिल्लन। तो चलिए, इसका आंसर इज ई रविंद्र सिंह ढिल्लन हैज बीन सिलेक्टेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द स्टेट रन पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ओके, इनसे पहले जो थे उनका नाम है राजीव शर्मा, उनका रिटायरमेंट हो गया है एंड फ्रॉम 1 जून रविंद्र सिंह ढिल्लन विल टेक ओवर एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर until his retirement on 31st May 2023 या फिर further notice तक। Moving on to the 15th question, WADA has handed a 4-year ban to the long distance runner किरणजीत कौर for doping violation। WADA के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए मॉन्ट्रियल कनाडा, बी लॉजेन स्विट्जरलैंड, सी एथेंस ग्रीस, डी कुआलालंपुर इन मलेशिया या फिर ई म्यूनिक जर्मनी। सो द आंसर इज ए मॉन्ट्रियल कनाडा में वाडा के हेडक्वार्टर्स है। मैं किरणजीत कौर जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर थी उन्हें 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है बाय दी वाडा, जिसका जो कि है वर्ल्ड एथलेटिक्स एंटी डोपिंग बॉडी। किरणजीत कौर वॉज टेस्टेड पॉजिटिव फॉर अ सब्सटेंस जिसका नाम है ऑस्टेरिन, जिसे अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और सेल कहा जाता है। उनका जो बैन पीरियड है वो स्टार्ट होता है 15 दिसंबर से, जब पहली बार कंपटीशन के दौरान उनके सैंपल लिए गए थे, और उनका ये पीरियड चलेगा फॉर द नेक्स्ट 4 years।
मूविंग ऑन, और इस पीरियड के दौरान 15 दिसंबर से 26 फरवरी 2020 के बीच में उन्होंने जितने भी कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया उनके जो सारे रिजल्ट्स हैं वो रद्द कर दिए जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि हाल ही में किसे किसे बैन किया गया है। डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी को भी 4 साल के लिए बैन किया गया है। जो पाकिस्तानी क्रिकेटर है उमर अकमल को भी 3 साल के लिए बैन कर दिया गया है फॉर करप्शन। मिडिल डिस्टेंस रनर है जो झूमा खातून, उन्हें भी 4 साल का बैन कर दिया गया है फॉर डोप वायलेशन। आईसीसी ने दीपक अग्रवाल को भी क्रिकेट से 2 साल के लिए बैन कर दिया गया है, और पावर लिफ्टर्स सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया को भी बैन कर दिया गया है। मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सारे जो ये एथलीट्स वगैरह होते हैं ये बैंड सब्सटेंस लेते हैं ताकि इनकी परफॉर्मेंस ऑन फील्ड बरकरार रहे, इम्प्रूव हो। जो बहुत बार इनके जब सैंपल्स कलेक्शन होते हैं बिफोर द कंपटीशन उसमें पकड़े जाते हैं, और उसके बाद ये सैंपल्स जब टेस्ट होते हैं बाय द वर्ल्ड एथलेटिक्स एंटी डोपिंग बॉडी, और अगर उसमें वो पॉजिटिव निकलते हैं तो उन्हें बैन कर दिया जाता है। मूविंग ऑन टू द 16th क्वेश्चन, name the only cricketer to be included in the list of top 100 highest paid athletes of 2020 by Forbes magazine। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा 2020 के शीर्ष 100 सबसे अधिक भुगतान वाले एथलीट की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र क्रिकेटर का नाम बताइए। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए विराट कोहली, बी स्टीवन स्मिथ, सी हाशिम आमला, डी रोहित शर्मा, या फिर ई बेन स्टोक्स। सो द आंसर इज इंडिया के कप्तान विराट कोहली इज द ओनली क्रिकेटर टू बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेड एथलीट्स ऑफ 2020 बाय द फोर्ब्स मैगजीन। ओके, उनकी इस साल की अर्निंग्स रह चुकी है $26 मिलियन, जिसमें से $24 मिलियन उन्होंने कमाया फ्रॉम ब्रांड एंडोर्समेंट्स और $2 मिलियन फ्रॉम सैलरी एंड विनिंग्स। ओके, लास्ट ईयर उनकी स्पॉट थी 96th पोजीशन पे, और इस साल 30 प्लेसेस ऊपर आके उनकी स्पॉट हुई है ऑन दी 66th पोजीशन। तो चलिए बात करेंगे जो विराट कोहली है उनके क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हैं। 2013 में उन्हें अर्जुना अवार्ड में से नवाजा गया था। 2017 में उन्हें मिला था पद्मश्री, और 2018 में उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था। मैं आपको बताती हूँ कि सचिन तेंदुलकर के बाद अगर किसी ज्यादा माना जाता है कि सबसे अच्छा कोई बैट्समैन है तो उसमें विराट कोहली का नाम जरूर आता है। ओके, मूविंग ऑन टू द 17th क्वेश्चन, कौन से स्पोर्ट्स पर्सन है जिनका फर्स्ट रैंक है इन द टॉप 100 हाईएस्ट पेड एथलीट्स ऑफ 2020 बाय द फोर्ब्स मैगजीन। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बी रॉजर फेडरर, सी लायनल मेसी, डी नेमार जूनियर, या फिर ई राफेल नदाल। सो द आंसर इज बी रॉजर फेडरर। यस, ये टेनिस के आप कह सकते हैं सुपरस्टार है रॉजर फेडरर। उनका नाम पहले नंबर पर आता है इन द टॉप 100 पेड एथलीट्स। उनकी एस्टिमेटेड अर्निंग्स है $106.3 मिलियन जो उन्होंने पिछले 1 साल में कमाया है। उनके तुरंत बाद जो नाम आता है वो है रोनाल्डो, जिनकी अर्निंग्स है 105 मिलियन। उसके बाद जो नाम आता है वो है लायनल मेसी, उनकी एस्टिमेशन अर्निंग है 104 मिलियन। और 4th नंबर पर नाम उनका आता है ब्राजील के नेमार, जिनकी अर्निंग है $95.5 मिलियन। ओके, मूविंग ऑन टू द 18th क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन, इंटरनेशनल एवरेस्ट डे हर साल किस दिन मनाया जाता है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए 29 में, बी 26 में, सी 24 में, डी 28 में, या फिर ई 31 में। ओके, सो द आंसर इज ए 29 मई को हर साल इंटरनेशनल एवरेस्ट डे मनाया जाता है। दिस इज सेलिब्रेटेड, आप बोल सकते हैं उनकी याद में, क्योंकि नेपाल के टेंजिंग नॉर्गे और न्यूजीलैंड के एडमुंड हिलेरी ने क्लाइम किया था माउंट एवरेस्ट को इसी दिन 1953 में। वो पहले ऐसे ह्यूमंस थे जिन्होंने ये
हासिल किया था। ऑल्सो मैं आपको बताती हूँ कि भारत से अवतार सिंह चिमा पहले ऐसे इंडियन आदमी हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया है। ये भारत के पहले ऐसे आदमी हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया है और दुनिया में इनका नंबर आता है 6 पे। ओके, तो मूविंग ऑन टू द 19th क्वेश्चन, वर्ल्ड नो टोबैको डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए 23 मई, बी 25 मई, सी 27 मई, डी 29 मई या फिर ई 31 मई। सो द आंसर इज ई 31 मई को मनाया जाता है, वर्ल्ड नो टोबैको डे ऑब्जर्व किया जाता है। ये दिन इसीलिए ऑब्जर्व करते हैं ताकि हम अवेयरनेस फैला सके कि टोबैको के कितने ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स हैं हेल्थ पे भी, और इस डिजीज़ को कैसे रोका जा सके, कैसे हर साल टोबैको से होने वाली डेथ्स को बचाया जा सके। मैं आपको बताती हूँ, जैसा कि आप जानते हो टोबैको बहुत ज़्यादा नुकसान करता है हेल्थ के लिए। ये सिर्फ स्मोकर्स को नहीं परेशान करता बल्कि उनके साथ रहने वालों को बहुत ज़्यादा ये तकलीफ देता है, उन्हें भी कैंसर हो सकता है। तो चलिए, इट इज़ हार्मफुल बोथ फॉर पैसिव एंड एक्टिव स्मोकर्स। ओके, एक और क्वेश्चन इसमें से भी आ सकता है कि 2020 का उनका थीम क्या था? तो उनका थीम है प्रोटेक्टिंग द यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटिन यूज। सो इससे और एक क्वेश्चन आ सकता है कि 2020 का वर्ल्ड नो टोबैको डे का थीम क्या था? ओके, तो चलिए एक बार हम लोग रिवाइज कर लेंगे कि क्या क्या मई में इम्पोर्टेंट डेज हैं। ओके, तो 1 मई को मनाया जाता है वर्कर्स डे यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे एंड महाराष्ट्र डे। 3 मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। 1 संडे ऑफ मई को मनाया जाता है वर्ल्ड लाफ्टर डे। 1 ट्यूसडे ऑफ मई को मनाया जाता है वर्ल्ड एस्थमा डे। 2 संडे ऑफ मई को मनाया जाता है मदर्स डे। 4 मई को हम मनाते हैं कोल माइनर्स डे या फिर इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। 7 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। 8 मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड रेड क्रॉस डे एंड वर्ल्ड थैलेसेमिया डे। 11 मई को मनाया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे और 12 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल नर्सेस डे। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। 15 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ द फैमिली। 17 मई को मनाते हैं वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे एंड वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। 18 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे एंड इंटरनेशनल म्यूजियम डे। 21 मई को मनाते हैं नेशनल एंटी टेररिज्म डे। 22 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। 24 मई को मनाया जाता है कॉमनवेल्थ डे और 31 मई को मनाया जाता है एंटी टोबैको डे या फिर वर्ल्ड नो टोबैको डे, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है। तो चलिए, ये हमने एक बार रिवाइज भी कर लिया कि मई में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज आते हैं। ओके, मूविंग ऑन। अगर विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब कीजिए। जो आज की क्लास का PDF है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। मूविंग ऑन, ये हमारा टेलीग्राम का ऑफिशियल हैंडल है, आप इसे प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर हमारे जितने भी PDF वगैरह है और आपके पढ़ाई वगैरह से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी PDFs हम शेयर करते हैं, सब आपको हमारे टेलीग्राम हैंडल पर मिल जाएगा। तो प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम हैंडल। मूविंग ऑन, हमने रिसेंटली हमारा एक करंट अफेयर्स का ऐप लॉन्च किया है ऑन दी गूगल प्ले स्टोर, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी टीच। वहाँ पर आपके लिए डेली एंड मंथली क्विजेज है ताकि आप अपनी नॉलेज को फ्रॉम टाइम टू टाइम टेस्ट कर सके, और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जितने भी अलर्ट्स है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आपको वेबसाइट्स अलग अलग खोजने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो प्लीज़ इसे डाउनलोड करें और हमें प्ले स्टोर पर लिंक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, इट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।